हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने के लिए आई हूँ आपके साथ सॉलिड स्टेट के कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आज हम लोगों का जो लेसन प्लान है वो क्या रहने वाला है, चलिए देखते हैं। आज हमने स्टडी करनी है लोकेशन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के क्रिस्टल में। हमने ये भी डिस्कस करना है कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है उनका साइज़ क्या होता है, और हमने कुछ डिफरेंसेस भी हम पढ़ेंगे, मेन फीचर्स भी पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के। साथ ही हम फॉर्मूला निकालना सीखेंगे कंपाउंड का फ्रॉम द नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड, और इसी के ऊपर बेस्ड हम कुछ करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं ये कैसे बनते हैं। ये बनते हैं क्लोज पैकिंग के अंदर। तो इसको समझने के लिए आप एक बार क्लोज पैकिंग का जो लेक्चर है वो देख सकते हैं। क्लोज पैकिंग जो है लेसन 3 है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आप उस लेक्चर को एक बार वहाँ से देख सकें। और अगर आपने लेक्चर देख रखा है तो चलिए आपको ये लेक्चर और भी अच्छे से समझ आने वाला है। उसके बाद आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो हैं इसको आपने जो समझना है, तो आपको एक चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि जो नंबर ऑफ़ क्लोज पैक स्फीयर्स हैं वो n होते हैं, तो जो नंबर ऑफ़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो भी n होते हैं, परंतु जो नंबर ऑफ़ टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होते हैं दे आर ऑलवेज 2n। तो अगर हम सीसीपी और एफसीसी के अंदर निकालना चाहें कि कितने एटम्स जो हैं या आयंस जो हैं पर यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे, तो हमें पता है कि हमने लास्ट टाइम निकाला था कि 4 होंगे। ठीक है, 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसको देखने के लिए, इसको सीखने के लिए आप लेसन 2 देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने नंबर ऑफ़ एटम्स इन यूनिट सेल कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स हमें पता है, अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ़ वॉइड्स कितने होंगे। तो अगर हमें नंबर ऑफ़ एटम्स पता हो तो हमें इजीली पता है कि 4 के डबल यानी कि 8 होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड और 4 ही होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टोटल 12 नंबर जो है वो वॉइड्स का प्रेजेंट होगा। एचसीपी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ वॉइड्स होते हैं वो किससे डिपेंड करेंगे, वो नंबर ऑफ़ एटम्स इन यूनिट सेल पे डिपेंड करेंगे। तो नंबर ऑफ़ एटम्स इन यूनिट सेल मैंने लेसन 3 में आपको सिखाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ एटम्स जो है यूनिट सेल में हमने निकाले थे 6। तो इसी कारण से जो इसके अंदर टेट्राहेड्रल हो गए आपके वॉइड्स वो हो गए 12 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए 6। तो टोटल वॉइड्स जो प्रेजेंट हो गए वो हो गए 18। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन कहाँ होती है। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब पे प्रेजेंट होता है, और जो 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो सेंटर ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको लोकेशन मिल गई है कि आपके एजेस, आपके जो है ये जो डायग्राम है ये आपको बॉडी डायगोनल जो है वो शो कर रहा है, और इससे जो आपका नेक्स्ट डायग्राम है वो आपको शो करेगा कि इसके अंदर एजेस कितनी प्रेजेंट है। अब आप एजेस निकालना चाहते हैं तो एजेस कितनी हो गई 1 2 3 4, यानी कि अगर हम इसकी एजेस निकालें तो कैसे निकालेंगे, इसकी एजेस हो गई ये सब क्या हैं, ये सब इसकी एजेस हैं। ठीक है, यानी कि एक जो आपका यूनिट सेल है उसके अंदर टोटल 12 एजेस हो गई, 4 ऊपर की एजेस हो गई, 4 नीचे की एजेस हो गई, और 4 इसको लिंक करने वाली एजेस जो है वो आपकी हो गई। ठीक है, तो आपको पोजीशन पता चल गई कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब प्रेजेंट है, और 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो एजेस पे प्रेजेंट है। अब हर एक वॉइड जो एज सेंटर पे होता है ये 4 यूनिट सेल से शेयर्ड होता है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/4 होगा। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है सीसीपी स्ट्रक्चर में कितने हो जाएंगे 1 + 12 × 1/4। तो 12 × 1/4 क्या आ जाएगा 3, यानी कि नंबर कितने आ गए आपके, नंबर आपके आ गए 4। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिखाया गया है ताकि आप ये समझ सकें कि जो आपको वॉइड है एज सेंटर में वो 4 यूनिट सेल से कैसे शेयर्ड होता है। अब जैसे मान लीजिए ये एक एज है, ठीक है, एज पे एक एटम है, तो इसके चारों तरफ देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि 4 इसके यूनिट सेल जो है इसके शेयरिंग में प्रेजेंट है, इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 1/4 रहता है। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो आपको शो किए गए हैं एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब एंड एट द सेंटर ऑफ ईच एज। अब हमने देखना है जो नेक्स्ट टॉपिक है कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। आपका जो यूनिट सेल है सीसीपी का या एफसीसी का वो 8 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइडेड होता है, और हर स्मॉल क्यूब जो है उसके पास एटम्स होते हैं ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे। ठीक है, आप इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको सीसीपी या एफसीसी की स्ट्रक्चर दिखाया गया है।
इसमें आपको 8 यूनिट सेल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। 4 आपके ऊपर हैं और 4 आपके नीचे हैं, ठीक है, यानी कि 8 यूनिट सेल हैं। और एक स्मॉल क्यूब अगर आप लेके चलें तो आपको ऑल्टरनेट जो है कॉर्नर्स पे एटम्स नज़र आते हैं, ठीक है। तो ईच स्मॉल क्यूब हैज़ 4 एटम्स, ठीक है। अब ये जैसे एक स्मॉल क्यूब है, ये वाला आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये स्मॉल क्यूब का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको 4 एटम्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये एटम है, एक ये एटम है, एक ये एटम है और एक ये एटम है। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका रेगुलर टेट्राहेड्रन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो देयर इज़ 1 टेट्राहेड्रल वॉइड इन ईच स्मॉल क्यूब और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो टोटल प्रेजेंट होते हैं। जो ईच स्फीयर है कॉर्नर का वो टच करता है 3 स्फीयर्स प्रेजेंट ऑन द फेस सेंटर ऑफ द 3 एडजॉइनिंग फेसेस गिव राइज टू 1 टेट्राहेड्रल वॉइड। हर एक स्फीयर जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो 3 स्फीयर्स को आगे टच करता है जो फेस सेंटर पे होते हैं 3 एडजॉइनिंग फेसेस के, और वो एक टेट्राहेड्रल वॉइड को जनरेट करता है। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होते हैं और एक बॉडी डायगोनल पे लगभग 2 जो हैं आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आपको डायग्राम जो है शो किया गया है बॉडी डायगोनल्स के लिए। अब इसके अंदर कितने बॉडी डायगोनल है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक इससे नीचे की तरफ हो गया। और हर एक बॉडी डायगोनल पे आपको 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलते हैं, यानी कि टोटल कितने मिल गए, टोटल आपको 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिल गए। तो इससे आपको लोकेशन भी पता चल जाती है, इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन आपको बता दी गई है। अब हम देखते हैं कि इनका साइज़ क्या होता है। हमने ये पढ़ा कि क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स में 2 तरह के वॉइड्स जो हैं वो आपके क्रिस्टल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो रेडियाई है वॉइड्स की इन दीज क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स वो रिलेटेड होती है साइजेस ऑफ द स्फीयर जो कि आपका प्रेजेंट होता है पैकिंग के अंदर। अगर आर जो है, कैपिटल आर जो है वो रेडियस है स्फीयर की क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में, तो जो रेडियस है स्मॉल आर टेट्राहेड्रल वॉइड की वो 0.225 आर होती है और जो रेडियस आर है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वो 0.414 आर होती है। तो ये फिगर्स आपको क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो साइज़ में बहुत छोटा है, लगभग आधा ही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड से। तो इससे आपका एक जनरलाइजेशन निकल कर आता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड इज़ मच स्मॉलर देन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता चलती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में कि जो मेटल हाइड्राइड्स हैं, बोराइड्स हैं, कार्बाइड्स हैं, नाइट्राइड्स हैं, इनको आप इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो आपके हाइड्रोजन है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, वो इंटरस्टिशियस में एकोमोडेट होते हैं, इंटरस्टिशियस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहा जाता है। अब जो हमने अभी रिलेशनशिप पढ़ा कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो 0.225 का होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है 0.414 का होता है, ये हमें अब कैलकुलेट करना भी सीखना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है रेडियस आर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड द रेडियस ऑफ द एटम इन क्लोज पैकिंग। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देखते हैं। ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इसके अंदर सिंप्लिसिटी के लिए आपको ऊपर और इसकी जो नीचे एटम प्रेजेंट है वो नहीं शो किया गया है ताकि आपको ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो इजीली नज़र आए, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या नज़र आएगा, आपको इसके अंदर एक ट्राइंगल नज़र आएगा। जो ट्राइंगल है इसका जो एपेक्स है इसके ऊपर जो है वो आपका स्मॉल आर है जो कि आपका वॉइड का है, और जो ये है ये आपकी कैपिटल आर है, और जो ये इतना पोर्शन है ये आपका स्मॉल आर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, कि आपका जो है इसके अंदर क्या है, एक बड़ा ट्राइंगल लीजिए, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, यहाँ पे आपका क्या है जो आपका कॉर्नर वाला आइटम है, ये जो है वो आपका कॉर्नर वाला आइटम है, और जो ये आपका है ये आपका वॉइड है, ठीक है। तो आपकी इसके अंदर जो ये है ये रेडियस है स्मॉल आर, ये रेडियस जो है ये है बिग आर, ये रेडियस जो है ये स्मॉल आर, ये रेडियस जो है ये बिग आर, ये रेडियस जो है ये कैपिटल आर, और ये रेडियस जो है ये भी कैपिटल आर। तो आपको ये चीज़ अब क्लियर है। चलिए अब इसको हम डेरिवेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं।
तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जहाँ पे कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर और जो स्मॉल आर है दैट इज़ द रेडियस ऑफ द वॉइड। अब इसका हम प्रूफ देखना चाहते हैं कि इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे 0.414 आर। तो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो स्मॉल सर्कल से शो किया गया है और स्फीयर जो है एक अबव और एक बिलो जो है इसके प्रेजेंट है, जिसको सिर्फ इसलिए ताकि आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देख सकें आपको शो नहीं किया गया। ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आप अप्लाई कर दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब BC का स्क्वायर क्या है? मैंने आपको बताया था BC जो है वो आपका R प्लस R है, यानी कि 2R का स्क्वायर। और AB क्या है? R प्लस स्मॉल r। उसी तरह से AC क्या है? R प्लस स्मॉल r। तो आपने BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को क्या लिख दिया? 2R स्क्वायर इक्वल्स टू R प्लस R का स्क्वायर प्लस R प्लस R का स्क्वायर। अब ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ है, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं? 2 ब्रैकेट से बाहर R प्लस R का स्क्वायर। अब आप आगे क्या लिख सकते हैं? आप इस जो आपके पास यहाँ पे 2R प्लस R का स्क्वायर है, आप R प्लस R की स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप 2R स्क्वायर को इससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपने 2R स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू R प्लस R स्क्वायर लिख दिया। अब 2R स्क्वायर को अगर आप खोलेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 को लिखेंगे 4 और R स्क्वायर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। अब 4/2 R स्क्वायर इक्वल्स टू R प्लस R का स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2R स्क्वायर इक्वल्स टू R प्लस R का स्क्वायर। अब आपने स्टडी करना है क्या रिलेशनशिप है रेडियस R ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड द रेडियस कैपिटल R ऑफ द एटम इन क्लोज पैकिंग। आपने जो अब तक निकाला था उसी चीज़ को लिख लेते हैं। आपने क्या निकाला था कि 2R स्क्वायर इक्वल्स टू R प्लस R का स्क्वायर। तो आप 2R स्क्वायर को अगर स्क्वायर को आप दोबारा से 2 के ऊपर लगाना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? √2R, ताकि होल टर्म जो है वो स्क्वायर में आ जाए। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करना चाहते हैं हम, इसलिए 2 को आपने क्या लिख दिया? √2R स्क्वायर इक्वल्स टू R प्लस R का स्क्वायर। आप अंडर जो है वो कैंसिल कर स्क्वायर जो है वो कैंसिल कर दीजिए, तो क्या रह जाएगा? √2R इक्वल्स टू R प्लस R। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2R में से r को माइनस कर दीजिए। √2R माइनस r में से r कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? √2 माइनस 1। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। तो 1.414 माइनस 1 क्या हो जाएगा? r इक्वल्स टू 0.414 r। तो ये आपका हो गया आपका जो डेरिवेशन था ये आपका प्रूफ हो गया, यानी कि आपने निकाल दिया कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? 0.414 r। चलिए, जैसे हमने ये निकाला, अब हम टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये आपको टेट्राहेड्रल वॉइड का दिखाया गया है। टेट्राहेड्रल वॉइड जो है इसमें कहाँ प्रेजेंट है? ये जो आपका सेंट्रल एटम है ये टेट्राहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो बॉडी डायगोनल्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली इस डायग्राम में क्या है? इसमें ये आपका कॉर्नर वाला है, ये आपका कॉर्नर वाला है और ये आपका मिडल जो है वो वॉइड की रेडियस है। तो इसकी रेडियस ये क्या है? ये हो जाएगी कैपिटल R। इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? R प्लस R। और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? कैपिटल R। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसको करने से पहले। ठीक है, अब देखिए ये जो शो किया गया है ये क्या है? ये है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इक्वल्स टू a। हेयर r इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड r इज़ द रेडियस ऑफ वॉइड। अब जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये रिप्रेजेंटेड है क्यूब में, जिसमें स्फीयर्स, टेट्राहेड्रल वॉइड इज रिप्रेजेंटेड इन क्यूब in which spheres A, E and F they form the triangular base and B form the top. B lies at the top. अगर आप इसको ज्वाइन करें तो आपको ये चीज़ ऐसे नज़र आएगी, ये ट्रायंगुलर बेस जो है वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, सपोज लेंथ जो है साइड ऑफ द क्यूब की, यानी कि ये जो आपकी लेंथ है ये आपकी A है। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज A। ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं AB। अब AB क्यों आएगा? AB को आप क्या लिखेंगे? AB को आप लिखेंगे कि जो AB है ये AC और BC के स्क्वायर के बराबर होता है। आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब अगर आपने स्क्वायर हटा दिया तो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं
ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2a स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू आप अगर स्क्वायर से हटाना चाहें, स्क्वायर को बाहर लेके आना चाहिए अंडर रूट से, तो आप लेके आ सकते हैं, क्या वैल्यू हो जाएगी, अंडर रूट 2 इंटू ए। अब आपको ये मैंने बताया था शुरू में कि जो स्फीयर्स ए और बी हैं ये एक्चुअली एक दूसरे को टच करेंगे क्लोज पैकिंग में। अब अगर ये एक्चुअली एक दूसरे को टच करेंगे क्लोज पैकिंग में, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी 2r, यानी कि आप अंडर रूट 2a को 2r के बराबर लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका अंडर रूट आपने जो अब तक डिराइव किया वो ये डिराइव किया कि अंडर रूट 2a जो है वो 2r के बराबर है, तो आप r को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2/2 इंटू ए। ठीक है, अब ये आपका अंडर रूट 2/2 इंटू ए हो गया। अब 2 को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2a। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब हमें इक्वेशन 2 चाहिए, तो अब हम दूसरा जो है एक कंसिडर करेंगे अपने लिए। तो चलिए हम ट्रायंगल अब कंसिडर करते हैं ए बी डी। अब हम कौन सा ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, अब हम ये बिग ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं ए बी डी। ए बी डी भी जो है वो क्या है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए डी को आप क्या लिख सकते हैं, ए डी को आप लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या है, अभी की वैल्यू आपने अभी तो बताई पीछे, ए बी की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, अंडर रूट 2a, तो आपने लिख दिया अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू क्या बन जाएंगी, अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा आपका अंडर रूट 3a। और ए डी जो है वो किसके बराबर हो गया, ए डी जो है वो अब बराबर होगा, ए डी जो है वो किसके बराबर होगा, ये हो गया r, ये हो गया r प्लस आर, और ये हो गया r। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी r प्लस आर, और इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, r प्लस आर। तो टोटल ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r प्लस आर। इसकी वैल्यू हो जाएगी, ए डी की वैल्यू 2r प्लस आर। ठीक है, तो अब आपके पास दोनों ए डी की वैल्यू हैं, आप इन दोनों को एक दूसरे के सामने रख दीजिए, लिख दीजिए अंडर रूट 3a इक्वल्स टू 2r प्लस आर। तो r प्लस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। आपने इक्वेशन 1 भी निकाल ली, आपने इक्वेशन 2 भी निकाल ली। अब चलिए इनसे हम लोग रेडियस निकालने की आगे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। आपने इक्वेशन 1 निकाली कि r जो है वो है आपका 1 बाय अंडर रूट 2a, और r प्लस आर जो है वो अंडर रूट 3 बाय 2 इंटू ए। आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे दिस r प्लस आर डिवाइड बाय दिस r अंडर रूट 3 बाई 2a डिवाइड बाय 1 बाई अंडर रूट 2a। तो अब आप इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, आप इसको इजीली लिख सकते हैं r प्लस आर डिवाइड बाई आर इक्वल्स टू अंडर रूट 3a बाई 2। ठीक है, अंडर रूट 3a बाई 2 को जो है आपने लिख लिया है अंडर रूट 3a बाई 2 इंटू आपने लिख दिया 1a बाई अंडर रूट 2 को क्या लिख दिया, अंडर रूट 2 आपका ऊपर चला गया और 1a आपका नीचे चला गया, a से a आपका कैंसिल हो गया। अब 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 को आप अंडर रूट 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इससे ये आपका कट गया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा r प्लस आर इक्वल्स टू अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 2। ठीक है, तो अंडर रूट 3 बाई 2 को अब आप क्या लिख सकते हैं, r प्लस आर को आप क्या लिख सकते हैं, आपका जो ये है आपका जो r प्लस आर डिवाइड बाई आर है, इसको आप r बाई आर प्लस r बाई आर लिख सकते हैं। तो वही हमने लिखा है। अब r बाई आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आर बाई आर इक्वल्स टू अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 2। तो आपके पास अब जो आ गया है वो आ गया है 1 प्लस आर बाई आर इक्वल्स टू अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 2। तो r बाई आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 2 माइनस 1। तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 2, आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1.732 माइनस 1.414 एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.225। हैंस प्रूव्ड दैट द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 0.225। चलिए, मैंने आपको कहा था कि हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे या हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड के, कि इनका क्या डिफरेंस है, मेनली इनके क्या फीचर्स हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि इनके अंदर क्या फीचर्स हैं।
एक तरफ हम ले लेते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, एक तरफ हम ले लेते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, आर की वैल्यू हो जाती है 0.225 आर, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आर की वैल्यू क्या हो जाती है 0.414 आर, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो स्मॉलर होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड से। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है टेट्राहेड्रल वॉइड का 4 होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो 4 स्फीयर से सराउंडेड होता है, जबकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का वो 6 होता है, और हर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो 6 स्फीयर से सराउंडेड होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर ईच स्फीयर जो है वो इज इन कॉन्टैक्ट होता है 3 स्फीयर्स इन द लेयर अबव एंड 3 स्फीयर इन द लेयर बिलो, और ये एक 1 टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो फॉर्म करता है अबव, और 1 टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो बिलो फॉर्म करता है। और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो पर स्फीयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है 2 वॉइड्स का इन द 2 लेयर, और जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं ये इक्वल होते हैं हाफ द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज़ डबल द नंबर ऑफ स्फीयर इन द पैकिंग, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो इक्वल टू द नंबर ऑफ स्फीयर इन द पैकिंग होते हैं, यानी कि ये आपके n ही होते हैं और ये आपके 2n होते हैं, और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड पर स्फीयर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है, इसकी रेडियस ये रहती है और इसकी रेडियस ये रहती है, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस है 0.225 आर, ऑक्टाहेड्रल की रेडियस है 0.414 आर। चलिए अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हम करते हैं इस लेक्चर के अंदर। हम लोग पढ़ते हैं कि जो फॉर्मूला है कंपाउंड का या नंबर ऑफ़ वॉइड्स फिल्ड हैं वो कैसे आप निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो CCP हों चाहे वो HCP हों, उनके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, और जो नंबर है क्लोज पैक्ड स्फीयर्स का वो n होता है। तो जो नंबर ऑफ़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो तो n ही होते हैं, परंतु जो टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होते हैं वो 2n होते हैं। अब जो रेडियस है टेट्राहेड्रल वॉइड की वो 0.225 आर है, रेडियस जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो है वो 0.414 आर है, और जो रेडियस है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की ये कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें रेडियस जो है आयंस की दी हुई हो जो भी पैकिंग के अंदर आपकी इन्वॉल्व है। तो आयनिक सॉलिड्स के अंदर जब हम पर्टिकुलरली आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो जो बिगर आयंस होते हैं यूजुअली एनायन, ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और जो स्मॉलर आयन है ज़्यादातर कैटायंस वो ऑक्यूपाई करते हैं वॉइड्स। अगर जो लेटर आयन है, लेटर आयन मतलब कि जो आपका कैटायन है वो इनफ स्मॉल हो कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड में ऑक्यूपाई कर ले, तो वो क्या होता है कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, परंतु अगर वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। परंतु सारे टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हों ऐसा ज़रूरी नहीं होता। एक गिवन कंपाउंड के अंदर जो फ्रैक्शन है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जो ऑक्यूपाई होती है वो डिपेंड करती है कि क्या केमिकल फार्मूला जो है वो उस कंपाउंड का है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है रेडियस रेशो रूल, जो आपका इस न्यूमेरिकल्स को करने में आपकी हेल्प करने वाला है। तो जो नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस हैं जो सराउंड करते हैं ईच आयन को, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, और जो रेशो है रेडियस ऑफ द कैटायन टू दैट ऑफ एनायन, इट इज़ कॉल्ड रेडियस रेशो। रेडियस रेशो जो है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ द कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द एनायन। ठीक है, अब ये जो रेशो है ये हमें कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जानकारी देता है। जैसे कि अगर आपका जो है रेडियस रेशो जो है पॉइंट आपकी रेडियस रेशो जो है आपकी अगर ये 0.155 से 0.225 तक हो तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 3 और आपका अरेंजमेंट हो जाता है प्लेनर ट्रायंगुलर। परंतु रेशो अगर 0.225 से 0.414 तक हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 4 और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो हो जाता है वो होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, 0.414 से 0.732, 0.414 से 0.732 कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 एंड द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज ऑक्टाहेड्रल। अगर 0.732 से 1 तक रेडियस रेशो हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आपका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट रहता है। चलिए अब टाइम है कि हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस करें। जो भी आज हमने स्टडी किया उन टॉपिक्स को अप्लाई करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस करें। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल में आपको कहा गया है कि एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से बना हुआ है, एक्स और वाई। एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई जो हैं
वो CCP बनाते हैं, और जो एलिमेंट X हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब आपके पास क्या है, आपको ये प्रोवाइड किया गया है कि दो एलिमेंट्स हैं, एक का नाम है X, दूसरे का नाम है Y, और जो एटम्स हैं एलिमेंट Y के वो CCP या FCC अरेंजमेंट बनाते हैं, CCP अरेंजमेंट बनाते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाते हैं। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर आपको पता है ना कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, है ना। ये अभी हमने पढ़ा था कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि CCP के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हो गए 4, तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी हो गए कितने, 4। अब जो एलिमेंट X हैं उन्होंने सारे के सारे दे ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो फॉर्मूला कंपाउंड का क्या होगा। नेचुरल सी बात है भाई, अगर हमारे X की वैल्यू भी 4 है, Y की वैल्यू भी 4 है, तो आपकी क्या हो गई, CCP के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने थे, 4, यानी कि X और Y दोनों क्या हो गया, 4 4, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, X और Y। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में लिखा है कि जो लैटिस है CCP दैट इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट Y, और जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट है दैट वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Y प्रेजेंट इन इट। यही बात मैंने अभी आपको बोली कि n की वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं दे आर ऑक्यूपाइड बाय द एटम ऑफ X, देयर नंबर वुड ऑल्सो बी इक्वल टू द एलिमेंट Y। इसलिए जो एटम है एलिमेंट के X और Y के दे आर प्रेजेंट इन द सेम रेशो 1:1, इसलिए फॉर्मूला जो है कंपाउंड का क्या हो गया, XY। चलिए एक और न्यूमेरिकल हम ट्राई करते हैं। एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म HCP लैटिस। ठीक है, एटम्स जो है एलिमेंट B के HCP लैटिस बनाते हैं, और जो एलिमेंट A के हैं वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, कितने एटम्स थे, 6 एटम्स होते थे, परंतु एलिमेंट A ने कितने ऑक्यूपाई किए हैं, ओनली 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे ऑलमोस्ट डबल, यानी कि अगर नंबर ऑफ एटम 6 हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, 12 हो गए। 12 के कितने फील्ड हैं, 2/3, तो 12 × 2/3 क्या हो जाएगा, 12 × 2/3 हो जाएगा आपका 8, यानी कि उधर 6 है उधर 8 है, तो आपको इसकी रेशो जो है वो निकालनी पड़ेगी, आपको इसकी फॉर्मूला जो है कंपाउंड का वो डिटरमिन करना पड़ेगा, आपको रेशो को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। तो जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं दैट इज़ इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट B, क्योंकि आपका जो एलिमेंट B है, एटम्स ऑफ एलिमेंट B दे फॉर्म HCP लैटिस, और जो एलिमेंट A है वो 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है, यानी कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म्ड हैं दैट इज़ इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट B, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा जो n वैल्यू होती है उसके ट्वाइस होते हैं। अब आपके कॉर्नर्स पे किसके एटम है, B के एटम है, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो कितने होंगे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आपके 2 × 2/3 हो जाएंगे। अब ये कहते हैं कि सिर्फ 2/3 जो है ये एटम ऑफ एलिमेंट A से ऑक्यूपाइड है, तो अगर 2/3 ऑक्यूपाइड हैं और वो डबल होने चाहिए तो रेशो क्या हो गई, 2 × 2/3। अब जो रेशो है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A एंड B वो क्या हो जाएगी, 2 × 2/3 = 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3 = 1। 4/3 = 1 को आप क्या लिखेंगे, 4/3 = 1 आपके पास है, आपके पास रेशो आ रही है 2 × 2/3 = 1। ठीक है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4/3 = 1। अब 4/3 = 1 को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 4/3 को भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 को भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड, इससे 3 से 3 कट जाएगा, तो रेशो क्या आ जाएगी, 4:3। ठीक है, तो आपकी रेशो क्या आ गई, 4:3। अब आपकी 4:3 है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, तो फॉर्मूला जो है कंपाउंड का वो हो जाएगा A4B3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग एक लेते हैं। सॉलिड AB है जिसका NaCl स्ट्रक्चर है, अगर रेडियस जो है एनायन की वो 241.5 पिकोमीटर है तो कैटायन की रेडियस क्या होगी,
क्या कोई कैटायन जिसकी रेडियस 50 पिकोमीटर हो वो इस टेट्राहेड्रल होल के अंदर फिट हो जाएगा जो क्रिस्टल AB का है? देखिए सॉलिड AB NaCl स्ट्रक्चर है, रेडियस एनायन की आपको बता दी गई है, यहाँ पे आपका लगेगा रेडियस रेशो रूल। AB हैज़ NaCl टाइप स्ट्रक्चर, A+ विल बी प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जो आइडियल रेडियस है कैटायन की वो इक्वल होगी रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है उनका नंबर सेम होता है तो आपको उससे हमें हेल्प मिल सकती है, क्योंकि AB के अंदर NaCl टाइप स्ट्रक्चर होता है तो जो A+ है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर जो है वो आपके प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप रेशो निकाल लीजिए, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी आ जाएगी 0.414 इंटू RB नेगेटिव। RB नेगेटिव की वैल्यू आपको दी गई है 241.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपकी रेडियस निकल जाएगी। कैटायन की क्या रेडियस है? अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि क्या कोई कैटायन जिसकी रेडियस 50 पिकोमीटर हो वो इस टेट्राहेड्रल होल के अंदर फिट हो सकता है? तो आप इसकी टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस निकाल दीजिए, सेम फॉर्मूला लगा दीजिए। सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 0.414 की जगह आपका क्या आ जाएगा 0.225 इंटू RB नेगेटिव, ठीक है। तो आपकी वैल्यू इससे क्या निकल कर आ गई 54.3 पिकोमीटर, और आपके पास कितना कैटायन है 50 पिकोमीटर। तो बड़ी आसान सी बात है कि वो उसके अंदर इजीली फिट हो जाएगा। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो कैटायन है जिसकी रेडियस 50 पिकोमीटर है वो उसके अंदर फिट हो जाएगा, पर वो एग्जैक्टली फिट नहीं होगा, वो उसके अंदर कुछ स्पेस के साथ फिट होगा, उसके अंदर कुछ स्पेस प्रेजेंट होगा। तो ये तो था आपका न्यूमेरिकल। चलिए एक न्यूमेरिकल हम और कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो दो आयंस हैं A+ एंड B नेगेटिव, उनकी रेडियाई जो है वो 90 और 200 पिकोमीटर है। कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चर अरेंजमेंट निकालिए। जब मैंने रेडियस रेशो रूल बताई थी तो मैंने बताया था कि अगर हमें रेडियस रेशो पता हो तो हम उससे कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चर अरेंजमेंट निकाल सकते हैं। आपको A+ और B नेगेटिव दोनों की रेडियाई बता दी गई हैं, तो आपने क्या करना है, रेडियस रेशो रूल लगा दीजिए। रेडियस रेशो रूल क्या है, R+ डिवाइड बाई R नेगेटिव गिव्स यू द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशो। रेडियस रेशो कितनी आ गई 0.45। 0.45 किसके बीच में राइज करेगी, इट लाइज बिटवीन 0.414 से लेकर 0.732। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका 6, और इसका क्या निकालना है आपको स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ये आपका लेक्चर जो था ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में था सारा। आपने सीखा कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के हम साइज़ कैसे निकाल सकते हैं, उनकी लोकेशंस कहाँ होती हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, रेडियस रेशो रूल क्या होता है, और आपने इसकी कुछ सीखी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में कि हम इसको न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं अगर हमें इनके आयंस की रेडियस रेशो पता हो या हमें वॉइड्स पता हो, ठीक है। तो बस यही मैं आपका कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। थैंक यू वेरी